हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पोर्टल फ्रेम हमें दिया हुआ है और हमसे बोला गया है दो सिंपली पोर्टल फ्रेम जो है वो सिमेट्रिकली लोडेड है और जिसमें एक 45 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और जो ईआई जो है वो उसका कांस्टेंट है और आपको एनालाइज़ करने के लिए बोला है। और आपसे क्या बोला है, आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए? उसके मोमेंट्स को निकालना पड़ेंगे, उसके सपोर्ट मोमेंट्स को निकालने पड़ेंगे, तभी तो बीएमडी बना पाएँगे। दैट मीन कि आप डायरेक्टली बात करें तो आपको ना सपोर्ट मोमेंट्स निकाल के देने हैं। और इसको एनालाइज़ करने के लिए आपको जो मेथड का यूज़ करना है ना, वो मेथड का नाम है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड। एग्ज़ाम में ऐसा लिखा हुआ है। आपके जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लिखा आएगा कि एनालाइज़ द पोर्टल फ्रेम या एनालाइज़ द बीम विद द हेल्प ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो एनालाइज़ का मतलब क्या होता है? एनालाइज़ मतलब करना होता है उसके सपोर्ट मूवमेंट्स को निकालना, उसकी सपोर्ट रिएक्शंस को निकालना। ये जब कैलकुलेट जो करते हैं ना, इसको एनालाइज़ करना कहते हैं। राइट? तो ये बोल रहा है कि आपको इसकी सपोर्ट मूवमेंट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड। राइट? अब अगर आपको ये मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड बोलती क्या है। तो उसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देखिए। इससे पहले का जो लेक्चर है, उसमें मैंने आपको डिफाइन किया था कि मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड क्या बोलती है। और मैंने आपको उसमें बताया था कि अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, आपका जो बीम या आपको जो फ्रेम दिया गया है, उसमें से रिडंडेंट फोर्स निकालने पड़ते हैं। और फिर उस रिडंडेंट फोर्स के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन एनर्जी को जो आप डिफरेंशिएट करते हैं, वो किसके इक्वल होती है? वो 0 के इक्वल होती है। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है, तो पहले आप इसके पीछे वाला लेक्चर जाके देखिए, उससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या काम करना पड़ेगा? तो जब भी स्ट्रेन एनर्जी मेथड की बात हो, आपसे बोले मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड को आपको यूज करना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिडंडेंट फोर्स निकालेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि ये रिडंडेंट फोर्स क्या होते हैं? तो रिडंडेंट फोर्स का मतलब होता है कि आपके जो फ्रेम है या आपका जो बीम है, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जो भी नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं, जस्ट लाइक कि आपके पास उसमें 4 नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं। और इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस होती हैं, तो इक्विलिब्रियम की तो 3 कंडीशन होती हैं। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड इक्वल टू 0, समेशन समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट शुड इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। 3 हॉरिजॉन्ट आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो 4 आपके पास नंबर ऑफ अननोन थे, 3 आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो 3 को 4 में से माइनस कर दो। मतलब आपको इस फ्रेम में फिर कितना रिडंडेंट मिलेगा? 1 रिडंडेंट। मतलब रिडंडेंट का मतलब वो होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा होती है, वो सारे आप क्या कंसीडर करते हैं? उनको एज अ रिडंडेंट आप कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं रिडंडेंट फोर्स या रिडंडेंट क्या होंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिडंडेंट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए या रिडंडेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखनी पड़ेगी? सपोर्ट रिएक्शंस कितनी होती है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट दिया ना, ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। और मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जो हिंज सपोर्ट होते हैं उस पर कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस आते हैं? 2 नंबर ऑफ रिएक्शंस आते हैं। एक आता है आपका वर्टिकल और एक आपका कौन सा आता है? हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से इसमें भी कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस आएंगे? एक वर्टिकल, ये भी हिंज सपोर्ट है, और एक क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ अननोन हो गए? तो 2 अननोन रिएक्शन यहां पे हो जाएंगी और 2 अननोन रिएक्शन यहां पे हो जाएंगी। तो 2 और 2 कितना होगा? 4। इसका मतलब 2 + 2 आपकी अननोन रिएक्शंस। और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया 3 होती है। तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमारे पास जो रिडंडेंट है ना, वो कितना रिडंडेंट हम ले सकते हैं? 1 रिडंडेंट ले सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, वो कितना है? 1 है। अगर 2 होता तो मैं 2 रिडंडेंट सेलेक्ट करता। अगर 3 आता तो मैं 3 रिडंडेंट सेलेक्ट करता। बट यहाँ पे 1 आया, दैट मीन कि यहाँ पे मैं कितना रिडंडेंट सेलेक्ट करूंगा? 1 रिडंडेंट सेलेक्ट करूंगा। अब वो कौन सा होगा, ये भी पॉइंट है। इसके लिए क्या करेंगे? अब वो रिडंडेंट को सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखेंगे लेट अस लेट अस ट्रीट लेट अस ट्रीट, जैसे कि हम मान रहे हैं, हम जो ट्रीट कर रहे हैं, जिसको रिडंडेंट ट्रीट करने वाले हैं, लेट अस ट्रीट द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट। हम किसको रिडंडेंट मान रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को, वर्टिकल को नहीं मान रहे हैं। हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को रिडंडेंट मान रहे हैं। और किस पॉइंट के ऊपर? डी पॉइंट के ऊपर। डी पॉइंट के ऊपर।
सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोड, बिकॉज यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। दैट मीन जो डी पॉइंट है ना, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी ना, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम रिडंडेंट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो। डी डी पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा। दैट मीन कि हम क्या मानेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, तो बाय मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या बोलती है कि डेल यू बाय जो रिडंडेंट होता है। तो रिडंडेंट मैंने किसको माना है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मतलब एच को, इसका मतलब रिडंडेंट की जगह पे क्या आएगा, एच आएगा। इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। यही बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि आपकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम एनर्जी, जब हम उस रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो किसके बराबर होती है, वो जीरो के बराबर होती है। दैट मीन कि यहाँ पे डेल डी कितना मान रहे हैं हम, एक तरीके से इसकी जगह पे हम इसको जीरो मान रहे हैं। यही तो हुआ ना, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाता है उस डायरेक्शन में, बट डिफ्लेक्शन की जगह पे हम क्या मान रहे हैं, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी में यहाँ पे जीरो माना है, राइट। और यहाँ पे दूसरी बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एच ए होगा ना, इक्वल एच डी होगा, ये सब एच के बराबर होंगे। कैसे होगा भाई, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड तो लगा नहीं ना स्प्रे में, इसका मतलब जितना यहाँ से एच आएगा उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ से एच आएगा, मतलब जितना एच आएगा ना उतना ही एच डी आएगा। जितनी एच ए पे रिएक्शन आएगी उतनी डी पे आएगी। इसका मतलब ये दोनों किसके बराबर होंगे, एच के बराबर। बिकॉज रिएक्शन आती क्यों है, लोड के अगेंस्ट। रिएक्शन क्यों आती है, लोड के अगेंस्ट आती है ना, बट यहाँ पे तो कोई हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है ना। इसका मतलब एच और एच डी अपने आपस को ही बैलेंस करेंगे। तो जब भी किसी फ्रेम पे उस डायरेक्शन में अगर कोई लोड नहीं है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। या अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लोड नहीं होता तो फिर वर्टिकल रिएक्शन भी आपस में क्या होती है, बैलेंस करती। वी अगर 50 आती प्लस की तो वीडी की आती माइनस आती, उसको बैलेंस करती। बात समझ में आई। तो इसका मतलब एच और एच डी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम आगे जाते हैं। जैसे हमारी रिडंडेंट की बात हो गई, हमने मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी की कंडीशन लिख दी। फिर अगर आपको याद हो तो इसको मैंने ये भी बताया था, और कैसे कर सकते हैं। तो एनर्जी जो अपन ने निकाली थी, मेरी स्ट्रेन एनर्जी निकाली थी बाय स्ट्रेन एनर्जी, बाय स्ट्रेन एनर्जी। मैंने आपको ये बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/ai, राइट, इंटीग्रेशन 0 to L जो भी होगा, m डेल एम बाय डेल एच dx इक्वल जीरो। इसको मैंने बोला था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट लेक्चर चेक करिए, इसके लिए मैंने बताया था कि ये कैसे आता है। इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसी को मैंने बेसिकली क्या किया था, तो जो बेंडिंग के लिए आपकी एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी, उसको डिफरेंशिएट कर दिया था एच के रिस्पेक्ट में। तो ये कंडीशन आपकी बनी। ये पीछे वाले लेक्चर में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने ये किया, तो यहां से आपका ये पूरा आ गया। तो सबसे पहले जब भी किसी फ्रेम को या बीम को आप मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी से एनालाइज करें ना, तो सबसे पहला काम होगा स्टेप नंबर फर्स्ट में, आप उसका रिडंडेंट निकालिए, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालिए। कैसे निकालिए वो बता दिया। उसके बाद आपको वो फोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप रिडंडेंट ले रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एच को सेलेक्ट किया है डी पॉइंट पे, जिसको मैं एज अ रिडंडेंट ले रहा हूँ। बट एच और एच डी इक्वल एच है, इसका मतलब मैं एच डी को एच भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ एच ले लिया इक्वल जीरो, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इस फॉर्म में लिख दिया। तो सबसे पहला काम ये होगा। अब जाएंगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 में हम निकालेंगे रिएक्शन। कौन सी, वर्टिकल, वर्टिकल रिएक्शन, राइट। अब वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए मैं क्या जाऊंगा, मैंने बोला वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए मैं लूंगा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। सी के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, तो सी के अबाउट मूवमेंट लूंगा, तो कंडीशन हो जाएगी आपकी प्लस का वी ए इंटू 3 माइनस 45 इंटू 2 इक्वल 0। तो यहां से आपके पास जो वी ए आएगा 30 किलो न्यूटन, और पी भी हो जाएगा 45 माइनस 30, 15 किलो न्यूटन।
तो VB इक्वल हो जाएगा 50 किलोमीटर। अब मैंने ये कैसे निकाला, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो फ्रेम है ना, आपको इतना पूरा फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको सिंपल वे में अगर मैं कन्वर्ट करूँ ना, तो बेसिकली ये कंडीशन होती है बी सी, यहाँ पे 45 का लोड लग रहा है, और यहाँ जो रिएक्शन है ना वो मैंने VA मान ली थी, और यहाँ जो रिएक्शन है बेसिकली वो क्या हो जाएगी, VB नहीं होगी, डी पॉइंट पे होगी, तो इसको डी कर लीजिएगा, डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो आपकी VD हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट तो A और D पे है ना, तो वर्टिकल रिएक्शन का निकलेगी, A पे निकलेगी तो VA होगी, और जो वर्टिकल रिएक्शन D पे निकलेगी वो क्या होगी, VD। तो VA आपकी ये है और वर्टिकल रिएक्शन VD आपकी है। तो मुझे सबसे पहले VA निकालना है, तो मैंने बोला इस फ्रेम को इस तरीके से लो बस। क्यों लो ऐसा, क्योंकि वर्टिकल लोड जो लग रहा है ना वो तो हॉरिजॉन्टल मेंबर पे ही लगेगा ना, वर्टिकल लोड जो लगेगा वो हॉरिजॉन्टल मेंबर पे लगेगा, और जो वर्टिकल रिएक्शन है वो किसकी वजह से निकलती है, वर्टिकल लोड की वजह से निकलती है। तो इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, सिर्फ ये B से C तक की स्पान, उस पर जो लोडिंग लग रही है, उसमें BA का कोई काम नहीं है और CD का कोई काम नहीं है। तो BA को और CD को हटा दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, BC के ऊपर सबसे पहले ये 45 का लोड लग रहा है, 45 का लोड लगा दिया, यहाँ से 1 मीटर है, वहां से कितना है 2 मीटर है। और मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा VA निकालना है तो C के अबाउट मूवमेंट ले लो, तो लिखा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट C के अबाउट मूवमेंट का मतलब C पे खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया और इस तरफ देखना है, C पे खड़े होकर इस तरफ देखना है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले VA आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपकी तरफ घूम के ऐसे आएगा ना, आपकी तरफ आने के लिए। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉक की, क्लॉक मतलब प्लस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस का VA। तो प्लस का VA इंटू ये डिस्टेंस C तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 + 2 3, तो मैं लिखा VA इंटू 3। इसी तरीके से C पे फिर खड़े हो जाइएगा, फिर आप देखेंगे VA ले लिया, उसके बाद आगे आएंगे तो ये 45 का लोड लग रहा है, आपकी तरफ आने के लिए कैसे घूम के आएगा, ये एंटी क्लॉक मतलब माइनस, तो माइनस 45 इंटू ये डिस्टेंस C तक की, तो कितना हो गया 45 इंटू 2 हो गया। इक्वेट किया आपने 0 से, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल क्या होते हैं, 0 होते हैं हर किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे इक्वल किया 0 से और इसको सॉल्व किया तो VA निकल के आ गया 30 किलोमीटर। जब VA की वैल्यू 30 है, इसका मतलब दूसरी रिएक्शन कितनी होगी, तो टोटल लोड में से VA को माइनस कर दो, टोटल लोड कितना है 45 ही तो आ रहा है, तो 40 में से मैंने VA को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 15, मतलब VD कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहला काम होगा आपका ये रिडंडेंट को निकालना, ये इक्वेशन को लिखना, फिर स्टेप नंबर 2 में आपको रिएक्शन निकालेंगी, आपने स्टेप नंबर 2 में रिएक्शन निकाली। अब जाइएगा स्टेप नंबर 3 के ऊपर, और 3 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करने के लिए वो प्रॉब्लम निकालेंगे। उसके लिए पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकाल रहे हैं मूवमेंट्स अबाउट सेक्शन XX, ठीक है। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बनाइएगा, यहाँ लिखेंगे पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ओरिजिन के बाद यहाँ लिखिएगा लिमिट, फिर यहाँ लिखिएगा MX, यहाँ लिखेंगे del MX by DH मतलब del H। तो ये हो गए आपके पोर्शन कौन कौन से हैं, ये हो जाएगी आपकी ओरिजिन, फिर ये हो जाएगी आपकी लिमिट, ये हो जाएगा आपका MX, फिर ये हो जाएगा आपका del MX by del H। ये टेबल बना लीजिएगा। सबसे पहले स्टेप में रिडंडेंसी निकाल ली, इक्वेशन लिख दी, रिएक्शन निकल गया, उसके बाद सीधा टेबल बनाएगा। कब, जब बात हो रही हो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अब इसमें सबसे पहले पोर्शन पे हम जाते हैं। पोर्शन का मतलब क्या होता है, पोर्शन का मतलब होता है कि आपने जो सेक्शंस कट किए ना वो कहाँ से कैसे कैसे किए। तो सबसे पहले आप इस बीम में देखिए, यहाँ से आप ए बी मेंबर में जाएंगे, तो एक मेंबर आपका जो हो गया वो ए बी हो गया, ए से भी पूरा मेंबर होगा। इसका मतलब पोर्शन में आप क्या लिखेंगे, एक आपका मेंबर हो गया ए बी, ठीक है। फिर दूसरा मेंबर की बात करेंगे ना, तो बी से सी हो रहा है, लेकिन बी सी नहीं लेंगे, बी से लेंगे ई तक, ये पॉइंट को ई बोलेगा। जब आपका कोई कंसेंट्रेटेड लोड बीच में आ जाता है ना, तो वहां पे आपको डिवाइड करना है मेंबर। कंसेंट्रेटेड लोड से पहले का मेंबर सेपरेट हो जाएगा और कंसेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड के बाद का मेंबर सेपरेट हो जाएगा। तो ए से बी में कोई लोडिंग नहीं थी, तो ए बी को मैंने एक बार में ले लिया। लेकिन जो बीसी की बात करूंगा तो बीच में एक पॉइंट लोड आ गया, इसका मतलब उस पॉइंट को ई बोल दीजिएगा, तो बी ई एक मेंबर यहां पे हो जाएगा
और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सी ई एक मेंबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो मेंबर कंसीडर करेंगे, एक आप करेंगे बी ई का और दूसरा आप क्या करेंगे सी ई के लिए। इसी तरीके से सी ई एक हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, एक ये बचा, इसमें कोई लोडिंग है कि नहीं, तो इसको एक साथ ले सकते हैं, तो डी सी एक मेंबर आपका सेपरेट हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखिएगा डी सी। तो इसका तरीका, इसका मतलब पोर्शन कितने बनेंगे, 1 2 3 4 पोर्शंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड था। अगर पॉइंट लोड भी नहीं होता तो सिर्फ 3 पोर्शंस बनते, राइट। अब इसके बाद ऑरिजिन की बात करता हूं। ऑरिजिन का मतलब होता है कि जहां से मैं एक्स डिस्टेंस को मेजर करने वाला हूं, जहां से मैं एक्स सेक्शन को काटने वाला हूं, वो ऑरिजिन होती है। जैसे अगर मैं ए बी पॉइंट पे बात करूं ना, तो ए बी पॉइंट पे मैं सेक्शन यहां काट रहा हूं, इसको बोल दीजिए एक्स एक्स, और इसकी डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं, ए से एक्स डिस्टेंस मान रहा हूं। इसका मतलब इसका ऑरिजिन क्या हो गया, ए हो गया, राइट। तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी मेंबर में जो ऑरिजिन होगा वो ए होगा। इसी तरीके से बी ई मेंबर में जो मैं ऑरिजिन लेने वाला हूं वो बी से लेने वाला हूं, फिर मैं लेने वाला हूं सी से, और फिर लेने वाला हूं मैं डी से। कैसे, अब देख लीजिएगा यहाँ पे आगे। सबसे पहले मैंने ए बता दिया आपको, बी ई मेंबर पे मैं बी से ले रहा हूं, बी ई मेंबर ये, इसका मतलब मैं यहां से एक सेक्शन काट रहा हूं, इसको एक्स एक्स बोलिएगा, और यहां से इसकी बी से डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स, इसलिए मैंने बी ऑरिजिन लिया। फिर वाले में सीई में सी से ले रहा हूं, सीई में मैं यहां से एक सेक्शन काट रहा हूं और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या ले रहा हूं, एक्स ले रहा हूं, इसलिए मैंने सी ऑरिजिन लिखा। इसी तरीके से लास्ट डीसी में मैंने क्या लिखा है, डी लिखा है, इसका मतलब मैं यहां से एक सेक्शन काट रहा हूं एक्स एक्स, और यहां से इसकी ऑरिजिन क्या ले रहा हूं, एक्स ले रहा हूं। और ये सेक्शन क्यों काटते हैं ये तो मैं आपको पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। मैंने बताया था यहाँ पे कि सेक्शन क्यों काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेन एनर्जी की कंडीशन को यूज किया ना, और स्ट्रेन एनर्जी में हम लोगों ने क्या किया था, जब मैंने बेंडिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकाली थी तो मैंने पूरे बीम को नहीं निकाली थी, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप पे निकाली थी, और मैंने बोला था कि ये स्ट्रिप के लिए बेंडिंग की स्ट्रेन एनर्जी है, इसको पूरे को आप जब इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to L तो पूरी बॉडी के लिए निकालती है। तो यहाँ पे भी जो एम है ना, वो अपन को पहले छोटे से सेक्शन के लिए निकालना पड़ता है, फिर 0 to L के लिए आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो पूरी सेक्शन पे स्टोर्ड एनर्जी आ जाती है या स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ सेक्शन काटना है। तो जहां जहां आप स्ट्रेन एनर्जी को यूज करोगे ना, वहां आपको सेक्शन तो काटने ही पड़ेंगे जब भी आप बेंडिंग की बात करें। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सेक्शन काटा, तो ऑरिजिन्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं लिमिट्स के ऊपर जाता हूं, तो पहला मेंबर की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, 5। इसका मतलब पहले की जो आपकी लिमिट होगी वो कितनी जाएगी, 0 to 5 जाएगी। दूसरे की कितनी जाएगी, 0 to 1 जाएगी। तीसरे की कितनी जाएगी, 0 to 2 जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट कितनी जाएगी, अगेन 0 to 5 जाएगी। ये कैसे आएगी लिमिट, जैसे यहाँ पे ये पूरा मेंबर 5 का है तो 0 to 5 हो गया, बी से ई कितना है 1 तो 0 to 1 हो गया, फिर सी से ई कितना है 2 तो 0 to 2 हो गया, और सी से डी कितना है 5 तो 0 to 5 हो गया। तो लिमिट तो वो सिंपल से पुट करी हुई है। अब अपन को क्या निकालना है, एम एक्स निकालना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहले जो एम एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस एच इंटू एक्स के बराबर। कैसे आएगा देखिएगा, ए बी मेंबर की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए। यहां से ये एच लग रहा है, बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी, यहाँ पे दो आएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से एच लग रहा है, इस सेक्शन के अबाउट मूवमेंट लेना है, इस पे खड़े हैं आप, ये एच कैसे घूम के आएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन है ये, ऐसा ना, घड़ी ऐसे थोड़ी घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है। तो ऐसे जो घूमती है मतलब क्लॉक की डायरेक्शन हो गई, ऐसे जो घूमती है मतलब एंटी क्लॉक हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, आप इस पॉइंट पे खड़े हो, ये ऐसे घूम रहा है मतलब एंटी क्लॉक, मतलब माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। उसके बाद ये एच है, एच से आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं उसके बीच की डिस्टेंस, तो आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है, एक्स, तो एच इंटू एक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस एच एस, राइट। तो यहाँ पे जो मूवमेंट बनेगा वो एच एक्स बनेगा। आप इसमें वीए को नहीं लेंगे, क्योंकि वीए तो आपका जब इस पॉइंट पे खड़े हैं तो जब ये सीधा आएगा तो ये तो आपके पास ही आ रहा है ना, तो आपके पॉइंट पे ही लग रहा है, इसलिए इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, जीरो ना। आपसे इतनी दूर पे है क्या, इतनी दूर पे है क्या, कोई भी दूर नहीं है, वो उसी पॉइंट पे लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं और ये एज इट इज उसी पॉइंट पे लग रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे वीए की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एच एक्स होगा, तो माइनस एच एक्स हो गया। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट को लिखूँ ना, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है वो मूवमेंट आपका कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30x माइनस 45 के बराबर। कैसे आ रहा है, तो अब जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, बी मेंबर की बात कर रहे हैं। बी मेंबर मतलब बी से ई, इसकी बात कर रहे हैं, बी से ई की बात कर रहे हैं। तो बी से ई के लिए आप बात कर रहे हैं ना, मतलब इतने की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला कि यहां पे आपकी ये वी रिएक्शन, आप इस पॉइंट पे खड़े, इस एक्सेस पे खड़े, इस एक्सेस पे आपको खड़े हैं, और जब आप आगे देख रहे हैं, तो जब आप इस एक्सेस पे खड़े और आगे देख रहे हैं तो आपको बी दिखेगा और बी के नीचे का पूरा पार्ट दिखेगा। तो इसका मतलब आप यहां खड़े होकर जब इसको देखेंगे तो यहां से वीए लग रहा है, वीए आपके तरफ यहां से सीधा आएगा और आपके तरफ घूमने के लिए कैसे घूमेगा, ऐसे।
क्लॉक की डायरेक्शन में घूमेगा, इस तरफ आना पड़ेगा उसको, राइट। तो क्लॉक की डायरेक्शन मतलब प्लस हो गया, तो वीए की वैल्यू अपनी कितनी निकली थी, वीए की वैल्यू अपनी निकली थी 30। तो वीए कितना था 30 इंटू ये डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये, और ये डिस्टेंस मतलब कितनी होगी x, तो मैंने क्या लिखा 30 इंटू एक्स। और फिर क्या लिखा मैंने -45, -45 बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बेसिक आप जो बात करेंगे इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो इसके वजह से जो मूवमेंट आता है उसको यहाँ पे लेते हैं। लेकिन आप चाहे तो आप यहाँ पे 45 नहीं भी लिखना है ना, तो आप यहाँ पे नहीं लिखिए, बेसिकली फाइनली ये बेसिक 0 ही हो जाएगा, तो आप वो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आप इसको लिखिएगा h इंटू 5 के फॉर्म में, यहाँ पे लिखिएगा h इंटू 5, ठीक है, h इंटू 5 लिखिएगा। h इंटू 5 मतलब क्या होगा, इस पॉइंट के आप खड़े, इसी एक्सेस के अबाउट खड़े, यहां से ये h लगेगा एंटी क्लॉक, मतलब -h, ऐसे जाएगा ना एंटी क्लॉक, -h इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है 5, तो इसको लिखिएगा h इंटू 5, ना कि 45, वो h इंटू 5, तो h इंटू 5 कर लीजिए, राइट। तो आप इसके अबाउट खड़े हुए, सबसे पहले हो गया ये va जाएगा क्लॉकवाइज, तो va इंटू ये डिस्टेंस x, और ये h जाएगा एंटी क्लॉक, तो h इंटू कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा h इंटू 5 के बाद, राइट। मूवमेंट तो अभी हमें पता नहीं है तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप इसी सेक्शन पे खड़े रहिए, ये h और ये va के अलावा इस x तक आते आते कुछ और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, तो सिर्फ इतना ही आया, राइट। जितने लोड लगते हैं ना आपको उतना सबको लेना पड़ेगा। आप बस ये ध्यान रखिए कि आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहां से आपको जो कुछ लोड दिख रहे हैं ना उसके सबकी वजह से मूवमेंट आपके पास आ जाए, बस कुछ छूटे ना, राइट। तो ये दोनों आ गए तो अब कुछ नहीं छूट रहा है। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, मतलब किस पे जाएंगे, सी पे जाएंगे। तो सी पे जब जा रहे हैं ना तो मूवमेंट आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, -15x प्लस 5h। कैसे मिल रहा है, सीई की ऊपर बात कर रहे हैं अपन, सीई की बात कर रहे हैं। सीई मतलब आपने यहां सेक्शन काटा था, यहां पे खड़े हो जाइए, तो अपन ने जो ओरिजिनली कहां से लिया वो सी से, इसका मतलब आपको सी की तरफ देखना है। तो आप एक्सेस पे खड़े होकर सी की तरफ देखोगे तो सबसे पहले ये वीडी लग रहा है, वीडी आएगा आपकी तरफ घूम के, कैसे आएगा एंटी क्लॉक, मतलब माइनस, तो मैंने इसलिए लिखा माइनस। और वीडी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, वीडी की वैल्यू थी 15, तो ये हो गया वीडी की वैल्यू 15, आप यहाँ खड़े 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये, और ये कितनी है x, इसका मतलब -15 इंटू एक्स। फिर आप इसी x पे खड़े रहिएगा और देखिए और क्या दिख रहा है आपको दिखेगा ये h लग रहा है यहाँ पे, जिसको आपने रिडंडेंट लिया था, ये h लग रहा है। ये h आपके तरफ घूम के कैसे आएगा ऐसे में, क्लॉकवाइज, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये यहां से यहां तक है, वो कितनी है 5, इसका मतलब प्लस का 5h आ जाएगा। अब इसी पे खड़े के देखिए और कोई दिखेगा तो यहां से यहां तक और कोई लोड नहीं है, सिर्फ वर्टिकल दिखेगा और हॉरिजॉन्टल दिखेगा, तो ये हो गया ये वर्टिकल से, ये हो गया हॉरिजॉन्टल से। अब इसी तरीके से आप डीसी पे चले जाइए, तो डीसी पे आपको जो मूवमेंट मिल रहा है ना वो मिल रहा है प्लस का एच एक्स के बराबर। तो प्लस का एच एक्स मतलब डी से सी के लिए, तो डी से सी पे मतलब यहाँ पे खड़े होना है, और ओरिजिन कहां से ली थी, डी दी, तो यहाँ से जब नीचे देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ये एच दिखेगा क्लॉकवाइज में, ऐसे आएगा, तो प्लस का एच इंटू ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो मैंने लिखा प्लस एच इंटू एक्स। उसके बाद यहीं खड़े रहेगा, ये वीडी की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, वीडी तो उसी पॉइंट पे लग रहा है ना, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बात समझ में आई। तो ये एच एक्स आएगा सिर्फ इधर। तो जिस तरीके से इधर पे माइनस एस एक्स आया था ना, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ ये था, तो एच इंटू एक्स ऐसे क्या था, यहाँ पे एच इंटू एक्स ऐसे आ गया। अब इसी का dmx by dh निकालना है, इसको मतलब अपन को ms को डिफरेंशिएट करना है h के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं hx को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ -x बचेगा। भाई h के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इंटू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा 1x, और आगे माइनस है तो -x हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 30x h के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 0, h तो है नहीं ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। h5 में h का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 इंटू 5 और आगे क्या माइनस, इसका मतलब यहां बचेगा -5। इसी तरीके से अब इसको डिफरेंशिएट करो तो h के रिस्पेक्ट में, यहां पे h नहीं है मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा 0, यहां पे h का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 इंटू 5 मतलब +5। इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करो, h का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू x, मतलब क्या बचेगा x, और आगे प्लस है तो प्लस, इसका मतलब dmx by dh क्या आ जाएंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, हमारे पास mx की वैल्यूज है, हमारे पास dmx by dh की वैल्यूज है, इसको उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बिकॉज m है हमारे पास, ये m हो गया। फिर डेल m by डेल h चाहिए, तो डेल m by डेल h की वैल्यू ये हो गई, इसमें पुट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 से इक्वेट करके जो हमारा रिडंडेंट है वो मिल जाएगा। रिडंडेंट मतलब हमारा क्या है,
एच को हमने रिडंडेंट लिया था, वो डायरेक्टली हमें एच मिल जाएगा, और जैसे ही एच मिल जाएगा तो हमारे पास आगे की मूवमेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो हम आगे बात करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, फर्स्ट में आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन से क्या बोली थी कि 1/ei, राइट। उसके बाद ये पूरे का ले लेते हैं कॉमन बाहर, इंटीग्रेशन 0 to L था, तो फर्स्ट ए बी मेंबर की लिमिट कितनी है, 0 to L की जगह 0 to 5, तो यहाँ पे 0 to 5 करेंगे, ठीक है। तो 0 to 5 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, आपको वहां पे m की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या चाहिए था आपका m, तो m कितना है -hx, तो यहाँ पे आएगा -hx, राइट। उसके बाद क्या था d डेल m बाय डेल h, तो इसे हम यहाँ पे कितना है -x, तो यहाँ माइनस पुट करेंगे -x dx के बराबर हो जाएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन सेकंड मेंबर बीई के लिए कितना जाएगा 0 to 1, 0 to 1 हो जाएगा। फिर इसमें m की वैल्यू कितनी है 30x माइनस 5h, राइट। और डेल m बाय डेल h की वैल्यू कितनी है -5 dx प्लस, तो ये हो गया सेकंड मेंबर के लिए। अब थर्ड मेंबर कौन सा था c से e, उसकी लिमिट कितनी है 0 to 2, तो 0 to 2, m की वैल्यू उसके लिए कितनी है -15x प्लस 5h, -15x प्लस 5h, और डेल m बाय डेल h की वैल्यू इसके लिए कितनी है +5, तो 5 लिख देता हूं बस dx, प्लस लास्ट मेंबर क्या बचा dc, dc के लिए इंटीग्रेशन कहाँ जाएगा 0 to, लिमिट कितनी है dc की 0 to 5, m की वैल्यू इसके लिए कितनी है hx, और डेल m बाय डेल h की वैल्यू कितनी है x dx, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है वो इक्वल किसके होता है, तो ये पूरी कंडीशन में ब्रैकेट क्लोज करिएगा, ये इक्वल होता है 0, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इसके बाद में आगे गया, मैंने बोला अब इसमें 1/ei को तो एज इट इज रहने दीजिए अभी भी आप, राइट। 1/ei को एज इट इज रहने दीजिए, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ब्रैकेट लीजिएगा, इंटीग्रेशन अभी एज इट इज रहेगा 0 to 5 के लिए, hx इंटू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा hx स्क्वायर के बराबर dx प्लस 0 to 1 एज इट इज रहेगा, इसमें ये 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा -30 इंटू 5 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू ये एक्स एज इट इज रहेगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और क्या है h ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा, राइट। प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 के लिए ये 5 को इस 15 में मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 15 होता है 75, तो ये हो जाएगा माइनस का 75 x, और ये 5 इंटू 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25h, तो 75 इंटू 25h हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज करिएगा और यहाँ आ जाएगा dx, प्लस इंटीग्रेशन 0 to कितना 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा hx स्क्वायर dx, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0, राइट। अब इसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, तो अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/ei को तो एज इट इज लिखा रहने दीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट भी एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे x लिमिट तो वही रहेगी 0 to 5 के लिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x क्यूब, मतलब ये हो जाएगा h x क्यूब बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ भी लिमिट 0 to 1, इसको अगर इंटीग्रेट करूं तो 150 x में, x का क्या हो जाएगा 150, तो 150 रहेगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यही होगा, प्लस 25 इंटू एच, तो 25 इंटू एच का कितना हो जाएगा 25 एज इट इज, एच भी एज इट इज, एक्स तो है नहीं, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, राइट, यही होगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर यहाँ से ब्रैकेट 0 to 2 लिमिट के लिए जाएंगे, ठीक है, तो 0 to 2 लिमिट के लिए जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -75 एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, राइट, ये हो जाएगा, प्लस 25 इंटू एच, तो ये भी कितना हो जाएगा 25h x के बराबर हो जाएगा, राइट, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ फिर लिमिट 0 to, ये कितनी थी आपकी लिमिट 0 to 5 थी, है ना, लास्ट वाली 0 to 5 है ना, ये 5 लिखा हमने 0 लिख दिया 0 to 5,
तो 0 to 5 पे जाएंगे लास्ट वाले की लिमिट, ठीक है। तो इसमें कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा, एच एक्स स्क्वायर का क्या एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और ये 0 आ जाएगा, राइट। तो आपने सबसे पहले वैल्यूज पुट की, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट पुट कर देते हैं। तो अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करने के बाद अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं तो सबसे पहले 1/ei को तो एज इट इज लिख देते हैं, राइट। उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा, फिर 0 to 5, इसका मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 5, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा h इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा, राइट। प्लस इस वाले पे आ जाते हैं 150, तो माइनस 150 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, प्लस यहाँ पे भी h की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 25, h तो वही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद प्लस ये प्लस 0 to 75, तो माइनस 75, इसका मतलब आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, राइट, यहाँ पे लीजिएगा माइनस, माइनस और 75 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2, प्लस 25h वैसे रहेगा 25 इंटू एच, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे h एक्स क्यूब मतलब 5 का क्यूब डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो जो लिमिट पुट करेंगे उसमें जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, आप लिमिट पुट कर दीजिएगा 5 क्यूब बाई 3 कर दीजिएगा, जो भी जिस हिसाब से लिमिट जा रही है। अब पूरी लिमिट पुट करने के बाद अपन इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये सॉल्व होके जो आएगा ना 1/ei, तो अभी भी एज इट इज लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर अपन इसको सॉल्व कर दें तो ये पूरा सॉल्व होके जो आएगी वैल्यू वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब आप इसको सीधा कैलसी से कर लीजिएगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर जो एच एच वाले टर्म आपके ऐड हो रहे होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप जीरो ई आई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, राइट। तो जीरो आप चाहे तो ई आई को यहाँ से हटा दीजिए, ई आई क्या होगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0, तो एक तरीके से ये खत्म हो गया, राइट। अब इसके बाद ये वाला टर्म आपने लिया, फिर ये वाला टर्म लिया, फिर ये लिया, ये लिया, ये लिया, एच के फॉर्म में सॉल्व होगा, और इसके बाद सब जो एच वाले फॉर्म है तो वो सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो बचेगा आपके पास 475, इसको जब आप टोटल करोगे 475 एच आएगा माइनस 675 डिवाइड बाय 3, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0, और ई को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, तो यहां से अब h निकल के आएगा, तो जो h मेरे पास आ रहा है कैलकुलेट होके वो आ रहा है 675 डिवाइडेड बाय 475, तो ये जो h की वैल्यू आ रही है मेरे पास आ रही है 1.421 किलो न्यूटन। इसका मतलब मेरे पास जो रिडंडेंट की वैल्यू है वो कितनी है 1.421 किलो न्यूटन, मतलब जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है वो कितनी है 1.421। और याद रखिएगा ये एक तरीके से आपको क्या समझ में आया कि वर्टिकल रिएक्शन तो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करके डायरेक्ट निकाल ली, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करके डायरेक्ट निकाल लिया। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपके पास जो एक्सेस हो रही थी आफ्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको एज अ रिडंडेंट हमने लिया था, तो इस मेथड ने हमको क्या किया उस रिडंडेंट को सॉल्व करके दिया, और वो रिडंडेंट हमें कितना बता दिया कि h की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1.421 के बराबर, तो यहाँ पे हमें h मिल गया। अब जैसे ही h मिल गया अब हम सारे मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, तो हम आगे जाते हैं और मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे mx की कंडीशन है तो इसने बोला कि जो ab मेंबर है ab पे कितना है मूवमेंट h इंटू एक्स, h इंटू एक्स है, h की वैल्यू मेरे को पता चल गई 1.421 है, राइट। अब x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू मैंने यहां से यहां तक गया था तो मैंने x रखा था, लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं इस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए तो मैं x की वैल्यू को क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा, और इस पॉइंट पे अगर मूवमेंट चाहिए तो x की वैल्यू को क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। इस तरीके से इस कंडीशन को यूज करके मैं क्या निकालूंगा ए बी बी ई सी ई डी सी सारे सपोर्ट्स के ऊपर क्या करूंगा मूवमेंट निकालूंगा। आगे देखते हैं कैसे मूवमेंट निकलेंगे। सो h हमारा जो रिडंडेंट है उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, और h हमारा कितना आ गया, तो h की वैल्यू हमें फाइनली मिल चुकी है 1.421 किलो न्यूटन के बराबर, राइट। ये वैल्यू हमें h मिल गया। तो जैसे अब रिडंडेंट मिल गया ना, तो अब यहाँ पे हमारे जो मूवमेंट है x के अबाउट इनको हम यूज करके हमारे सपोर्ट मूवमेंट निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट मूवमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे ए पॉइंट पे क्या मूवमेंट आ रहा है, बी पे कितना मूवमेंट आएगा, बी से ए कितना आएगा, बी से सी कितना जाएगा, फिर सी से बी कितना आएगा, सी से डी कितना जाएगा, और फिर डी पे कितना आएगा, ये हमारे मूवमेंट्स। तो हम अब क्या निकालेंगे, हम मूवमेंट्स निकालेंगे इनको यूज करके। तो अब हेडिंग अपन लिखते हैं
बाइंडिंग मोमेंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाइंडिंग मोमेंट्स जो हमें निकालना है, ये आपका एक तरीके से नेक्स्ट स्टेप मान लीजिएगा, वो थर्ड चल रहा था, इसको सीधा आप बोल दीजिएगा फोर्थ स्टेप, राइट। तो फोर्थ स्टेप में बाइंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब बाइंडिंग मोमेंट निकालना है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर स्पान ए बी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ए बी मतलब यहाँ ए से लेके बी तक, इसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, राइट। तो ए बी मतलब आपके पास एक मेंबर था, इस पे आपने जो एक्स के अबाउट मूवमेंट निकाला था, एम एक्स जो निकाला था, वो कितना निकाला था, माइनस एच एक्स के बराबर, एच एक्स के बराबर। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं कि एट एक्स इक्वल 0 एंड एक्स इक्वल 5 पे मूवमेंट आप मुझे बताइए, तो एम कितना हो जाएगा, एम एट एक्स इक्वल 0, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला मैं इस स्पान की बात कर रहा हूं ऐसे बी के लिए, राइट। तो मैंने ए बी लिख दिया, इस ए बी स्पान पे मैंने एम एक्स के अबाउट मूवमेंट कितना निकाला, एम एक्स के अबाउट मतलब इस एक्सिस के अबाउट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेके यहाँ के अबाउट मूवमेंट कितना निकाला, वो निकाला माइनस एच एक्स के बराबर। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अब मेरे को यहाँ पे मूवमेंट नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 पुट करूं, 0 पुट करूं मतलब मैं ए पे आ जाऊंगा, यहां से यहां तक एक्स है, अगर एक्स को 0 पुट करूं तो मैं ए पे आ जाऊंगा, और एक्स को अगर मैं 5 पुट करूं तो मैं कहां जाऊंगा, बी। तो मुझे एक ए पे मूवमेंट चाहिए और एक बी पे मूवमेंट चाहिए, इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू एक बार 0 पुट कर रहा हूं और एक बार क्या कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं। तो 0 पुट करूंगा तो ए के ऊपर मूवमेंट मिल जाएगा, और 5 पुट करूंगा तो बी के ऊपर मूवमेंट मिल जाएगा। तो एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं, यहाँ पे 0 पुट करूं, तो एम का एम ए कितना आ जाएगा, एम ए बी लिखिएगा इसको, एम ए बी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो एम बी ए मिलेगा मुझे, एम बी ए। तो इसकी जगह 5 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एच की वैल्यू कितनी निकली थी, 1.421, राइट, इंटू एक्स की जगह पर क्या पुट करना, 5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये मेरे पास जो मूवमेंट आएगा वो आएगा माइनस 7.105 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये हुआ एम बी ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस 7.105 किलो न्यूटन मीटर के बराबर, ये मेरी बी ए की वैल्यू आई। और ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए बी की वैल्यू मेरी ये है 0। ए बी की वैल्यू 0 कितनी आई, ए बी की वैल्यू मतलब ए से बी मतलब ए पॉइंट पे मूवमेंट कितना आया, 0। तो वो तो 0 आएगा ही ना बस। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट था, और हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आती है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है। ऑलवेज हिंज सपोर्ट में मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। चाहे मैं इस मेथड की बात करूं, चाहे मैं नेक्स्ट यूनिट में बात करूं, चाहे मैं नेक्स्ट में करूं, या मैं लास्ट सेमेस्टर में भी जब होऊंगा, या मैं इन फ्यूचर कभी भी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, हिंज पे मूवमेंट क्या होता है, 0। हिंज हमेशा कितने मूवमेंट को रजिस्ट करता है, सिर्फ 0 मूवमेंट को, कोई मूवमेंट को रजिस्ट नहीं करता, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा, तो वो 0 हमको वैसे भी आना था तो ये आ गया। और बी से ए तो मूवमेंट आएगा क्योंकि बी ज्वाइंट है, ज्वाइंट पे मूवमेंट आता है, तो बी से ए जो मूवमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 7.105 के बराबर। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट स्पान पे जाता हूं, फॉर स्पैन किसकी बात करता हूं, बीसी पूरी की बात कर लेता हूं, बीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन बीई के लिए जो बीई बात कर लीजिए पहले, बीई के लिए मूवमेंट है आपके पास, बीई पे मूवमेंट कितना था, तो यहाँ पे मूवमेंट था एम एक्स इक्वल, बीई के लिए मूवमेंट था 30x माइनस 5h के बराबर, राइट। तो जब मैं बी से ई की बात कर रहा हूं तो मुझे कहां मूवमेंट मिलेगा, एक बी से ई के लिए बस मिलेगा, बाकी ये तो कोई सपोर्ट है नहीं, तो सिर्फ मुझे बी से ई के लिए निकालना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बी से ई के लिए निकालना है, इसका मतलब बी पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए। तो बी पॉइंट पे यहां से एक्स लिया था, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए मुझे, 0। मतलब एट एक्स इक्वल 0, तो एम बी सी मुझे मिलेगा 30 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 5 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी, 1.421। तो यहां से एम बी सी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, बी से सी आएगा 7 माइनस में 7.105 किलो न्यूटन मीटर के बराबर, ये वाली बात है। इसका मतलब यहाँ पे भी 7.105 आएगी बी से सी के लिए। और कभी भी याद रखिएगा यही वैल्यू आएगी। कैसे आएगी भाई, जो बी ज्वाइंट होता है ना, बी मतलब ज्वाइंट है, ज्वाइंट मतलब क्या होता है ये, तो ज्वाइंट के इस तरफ की वैल्यू और ज्वाइंट के इस तरफ की वैल्यू दोनों तरफ की हमेशा सेम होती है। सिर्फ जब अपन प्रैक्टिकली इनको लेते हैं ना तो इनका साइन अपोजिट होता है। पहले के न्यूमेरिकल्स में भी देखिएगा, जब मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल किया था तो यहाँ और यहाँ का मूवमेंट मैंने सेम लिया था,
तो कभी भी जब आप बात करोगे ना, तो ये भी एक अपने कॉन्सेप्ट में बिठा लीजिए कि किसी भी जॉइंट पे हमेशा मूवमेंट बैलेंस करता है। मतलब जो राइट में मूवमेंट आएगा, वही आपका क्या होगा, लेफ्ट में आएगा। सिर्फ उनका साइन अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे 7.105 आया, क्योंकि बी से ए था। बी से ए और बी से सी गए तो भी क्या आया, 7.105 आया। तो हमेशा बराबर आएगा। तो यहाँ पे बराबर आया, इसका मतलब ये सही है। अब इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, इसमें सिर्फ एक ही निकालेंगे। अब जाते हैं हम सी से बी के लिए, सी से ई के लिए मतलब। तो अब जाते हैं एट फॉर स्पैन सीई के लिए। तो सीई के लिए जो एम एक्स निकाला था हमने, वो निकाला था -15x प्लस 5h, राइट। तो एट x इक्वल यहाँ भी 0 पुट करिए, क्योंकि c से e, यहाँ से x लिया था तो मेरे को c पे मूवमेंट चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करूँ, 0 बस पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा m, सी बी के लिए वैल्यू होगी आपकी, सी बी के लिए -15 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 5 इंटू एच एच 1.421। तो यहाँ से जो एम सी बी की वैल्यू भी आएगी ना, तो वो क्या आएगी, e से b के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 15 इंटू 0 5 इंटू 1.4। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये होगा सी बी के लिए 7.105 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो ये सी बी के लिए वैल्यू होगी एट एक्स इक्वल 0 अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें पुट करता हूँ फॉर स्पैन, किसकी बात करूँ मैं, डीसी की। तो डीसी के ऊपर जो मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है एच एक्स। तो एक्स इक्वल यहाँ पे भी जब 0 पुट करूंगा, तो एम एक्स भी क्या हो जाएगा 0, मतलब एम डी सी इक्वल भी क्या हो जाएगा 0। और ये 0 होगा बिकॉज यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट की वजह से यहाँ पे भी मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब यहाँ मूवमेंट 0 आएगा, यहाँ मूवमेंट 0 आएगा, यहाँ एक मूवमेंट आएगा और बैलेंसिंग मूवमेंट यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ और यहाँ पे मूवमेंट्स आएंगे, इसके अलावा मूवमेंट क्या होंगे आपके 0 होंगे, राइट। तो अब हमें जो बनाना है, जैसे हमें ये पूरे सपोर्ट मूवमेंट्स मिल जाएंगे और किस तरीके से ये सपोर्ट मूवमेंट हमें मिलेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो वो सपोर्ट मूवमेंट हमें सारे मिल चुके हैं। इस सपोर्ट पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, वो सारे मूवमेंट्स हमें मिल चुके हैं। अब उनको यूज करके हम क्या बनाते हैं, बीएमडी बना सकते हैं। तो अब बनाएंगे हम इसका बीएमडी। स्टेप नंबर नेक्स्ट कर लीजिएगा, कौन सा, 5th कर देते हैं, बी एम डी, मतलब बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम, राइट। तो बीएमडी इसने ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो इसको कैसे करेंगे, ये आपका फ्रेम है। कभी भी याद रखिएगा बीएमडी कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका फ्रेम ले लिया आपने, फ्रेम में सबसे पहले जो आपके मूवमेंट्स निकले उनके लिए डायग्राम बनाते हैं। जो मूवमेंट्स मतलब जो निकले हुए हैं आपके मूवमेंट्स। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर ए की बात करूं, तो ए पे मूवमेंट क्या निकला है आपका 0। ए पे निकला था ना, यहाँ पे 0 आपने निकाला था, एम ए बी 0। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं बनेगी, ऐसा पॉइंट बना दीजिए। फिर आ जाइए बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट था, बी पे आपने जो बी ए की वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकली थी, -7.105। इसका मतलब यहाँ पे जब जैसे आएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, तो वो आपने लेनी है कैसी, माइनस में। तो आप इसको लीजिएगा माइनस में नहीं, इसको लेंगे अपन प्लस में। तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, इसको इससे मिला दीजिएगा। कैसे किया मैंने इसको, इसके लिए मैं रफ भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे रफ बता देता हूँ कैसे किया। ये जो होता है ना, कभी भी याद रखिएगा, ये डाउनवर्ड लोडिंग है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मूवमेंट 0 है, बट यहाँ पे जो होता है ना, कभी भी आपका क्लॉक मूवमेंट होता है तो हम ऐसे बनाते हैं इसको, और एंटी क्लॉक मूवमेंट होता है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। माइनस के लिए एरो इसको अंदर की तरफ ले जाएगा तो हम अंदर की तरफ लाइन बनाते हैं, और प्लस के लिए हम इसको ये बाहर बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब ये डाउनवर्ड लोडिंग होती है ना, तो जो बी ज्वाइंट होता है कभी भी, वो बी ज्वाइंट पे यहाँ पे, ये जो बी ज्वाइंट है इसमें यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होगा, इसके ऊपर आपका जो मूवमेंट आता है वो क्लॉक मूवमेंट आता है, और इस पे इसको बैलेंस करते हुए क्या आता है, एंटी क्लॉक आता है। तो इसको जो लेना है वो इस साइन के हिसाब से लेना है। तो मैंने ये क्लॉक लिया, इसका मतलब ये क्लॉक इसको इधर लेके जाएगा, तो मैंने इस तरह पे लाइन बनाई। उसके बाद यहाँ पे जब ये वाला मेंबर आएगा तो इसमें एंटी क्लॉक के लिए ऊपर जाते हैं, क्लॉक के लिए नीचे आते हैं, ये क्लॉक ये एंटी क्लॉक। तो जब मैंने इसको क्लॉक लिया तो इसको मैं क्या लूंगा, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन क्या बनेगी, ऊपर बनेगी। और ये रैंडम लाइन है, मतलब जितनी बड़ी ये बनाई उतनी बड़ी ये बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी बी ए की वैल्यू आई थी, बी ए की वैल्यू कितनी आई थी 7.105। उसके बाद आपने जब बी से सी की वैल्यू निकाली थी, बी सी, वो भी क्या आई थी 7.105। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी।
इसी तरीके से जब आप सी से बी के लिए जाएंगे तो सी से बी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं और नेगेटिव वैल्यू को नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, कौन सी, बी से, सॉरी सी से बी। तो सी से बी आपका निकला था, सी से बी 7.105 पॉजिटिव में, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे आप, ऊपर लेके जाएंगे, वो भी इस लाइन के बराबर, क्योंकि वैल्यू वही है। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, इससे इसको मिला दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आप ये वाले डायग्राम में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपकी ये जब पॉजिटिव ली है तो इस वाले में अपन क्या लेंगे, इसको एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब ये बाहर जाएगा तो इसको इसके बाहर लेके जाएगा। इसके बाद इसके इससे मिला दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जीरो मूवमेंट था। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब क्या करिएगा, इसकी हैचिंग कर दीजिएगा, इस पर कोई लोडिंग नहीं है, इसकी हैचिंग कर दीजिएगा, इस पर कोई लोडिंग नहीं है, बट इस पर लोडिंग है कितनी, 45 की। तो 45 की लोडिंग है, इसका मतलब पॉइंट लोड के लिए हमेशा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद यहाँ 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 जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें हैच कर दीजिएगा, तो ये बनेगा इसका BMD। तो यहाँ पे ये वैल्यू थी 7.105, ये वैल्यू थी 7.105, ये वैल्यू थी 7.105, ये भी थी 7.105, राइट। और ये मैक्सिमम मूवमेंट, ये आपको हाइट अगर निकालनी है तो ये हाइट आप निकाल सकते हो, WAB/L से आपको ये हाइट मिल जाएगी कि कितनी हाइट होगी, तो इससे ज्यादा ही आएगी, इसलिए ट्रायंगल मैंने ऊपर बनाया, राइट। तो इस तरीके से BMD को ड्रॉ करते हैं। ये BMD की कंडीशन जो है वो अगले न्यूमेरिकल्स में भी हमें नंबर ऑफ टाइम्स इसको बनाना है, तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होते जाएंगे। बस इसका साइन कन्वेंशन याद रखिएगा कि ये वर्टिकल मेंबर है ना, इसमें एंटी क्लॉक के लिए अंदर की तरफ लाइन बनानी है, और यहाँ पे क्लॉक के लिए इस तरफ बनानी है, और इसमें क्लॉक के लिए इधर बनानी है, और एंटी क्लॉक के लिए इधर बनानी है। तो जब भी आपकी ए पॉइंट पे यहाँ नीचे खड़े हो, प्लस आएगा तो मैं अंदर की तरफ लाइन बनाऊंगा, माइनस आएगा तो बाहर आएगा, इसमें प्लस आएगा तो बाहर, माइनस आएगा अंदर, सेम इस वर्टिकल मेंबर में। और हॉरिजॉन्टल मेंबर में क्लॉक के लिए नीचे की तरफ लाइन बनानी है, एंटी क्लॉक के लिए ऊपर बनानी है, और इसमें इसके वाइस वर्सा, प्लस के लिए ऊपर जाएंगे, नेगेटिव के लिए नीचे आएंगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट BMD के आपके जो है वो क्लियर होंगे, एक बार में नहीं होंगे, 2-3 बार जब आप देखेंगे तो आपको फिर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उनको आप फॉलो कर पाएंगे। इस तरीके से BMD बनाएगा। और जो हैचिंग का फंडा है वो याद रखिएगा, पॉइंट लोड के लिए ट्रायंगल बनाया मैंने, पॉइंट लोड लगा था, और ये हैचिंग जो होती है वो हमेशा इस लाइन और इस लाइन के बीच बीच में होती है, बीच बीच में हैचिंग होती है। इसमें पूरा हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं थी। तो इस तरीके से आप इसका BMD ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू सो मच।